दोस्तों, घटना चक्र की समरी पीडीएफ लेने के लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉनिकल मैगजीन का करंट अफेयर्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये समरी जो बनाई जा रही है एकदम सिलेक्शन ओरिएंटेड है। एक बार सैंपल पीडीएफ जरूर देखें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर फाइल्स अपलोडेड है, या फिर व्हाट्सएप पर जब आप मैसेज करेंगे तब भी आप डिमांड कर सकते हैं सैंपल फाइल। चक्र समरी नोट्स से पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो नोट्स, ये घटना चक्र के समरी नोट्स हैं और सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। चैप्टर समरी और उसके जितने भी एमसीक्यू होते हैं सबका डिस्क्रिप्शन, सब कुछ ठीक है। इसके माध्यम से आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो पूरी पॉलिटी को। मात्र 97-98 पेजेस के अंदर पूरी पॉलिटी खत्म कर दी गई है इन नोट्स के थ्रू, ठीक है। अब आप देखोगे इन नोट्स को वीडियो के थ्रू तो आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास, इसके संदर्भ में यहाँ पर दो चीज़ें हुई थी। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए जो ब्रिटिश संसदीय अधिनियम पारित करे गए 1773 से लेके 1853 तक। दूसरा हम देखेंगे कि ब्रिटिश राज जब से आया, यानी कि डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब सत्ता को यहाँ पर संभाला और अपने हिसाब से सब अधिनियम बनाना स्टार्ट करे, तो वो 1858 से लेके 1947 तक का पूरा टेन्योर रहा था, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पूछा भी जाता है और कुछ ना कुछ प्रोविजन इसके आ ही जाते हैं। सबसे पहली बात, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इससे बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था उसको अब एक नया नाम दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। और इस पद पर पहली बार जो बैठा वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। उसको हेल्प करने के लिए 4 सदस्यों की एक टीम बनाई गई, जिसमें फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वॉरवेल, ये 4 लोग थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, मतलब हेल्प कर रहे थे अपने काम करने के लिए, ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष का रखा गया। इसके बाद बात करें अधिकार, सपरिषद गवर्नर जनरल। बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया, ये जो गवर्नर जनरल की परिषद थी इसको। दूसरी बात, इसे प्रमुख मामलों जिसमें विदेश नीति वगैरह था, सो इसमें मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी थी उसका अधीक्षण करने का काम भी दिया गया। यानी कि अब जो मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंडर काम करना स्टार्ट कर दी थी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय इसको एस्टेब्लिश किया गया और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 दूसरे न्यायाधीश रखे गए। सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो ये इसकी स्थापना कब हुई? 1774 में, और इलियास इम्पे ये इसके पहले न्यायाधीश रहे थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। ये सब कुछ हुआ आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया। व्यापारिक मामलों के अधिकार जो है वो निदेशक मंडल को दिए गए और राजनीतिक मामलों के अधिकार नियंत्रण बोर्ड को सौंपे गए। इसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता है 1786 का। इसमें गवर्नर जनरल, इसको प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गईं। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने और लागू करने का अधिकार दिया गया। यानी कि अब परिषद क्या चाहती है उस पर कोई भी मतलब वो ऐसा नहीं हो सकता कि परिषद चाहे तो अगर सब लोग एक ही तरफ वोट करके अपना जो भी डिसीजन हो उसको मनवा लें। यहाँ पर गवर्नर जनरल को ये राइट था कि पूरी परिषद चाहे वो कुछ भी किसी भी तरफ सपोर्ट करे, लेकिन फाइनल डिसीजन गवर्नर जनरल का ही रहेगा। वो चाहे तो माने, चाहे तो ना माने। ये दोनों अधिकार जो थे सर्वप्रथम किसको दिए गए? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिए गए। इसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता है आपका 1793 का। इसमें सिर्फ इतना सा ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से व्यापार के संबंध में भी पूछा जाता है, इंग्लिश मिशनरी के संबंध में भी पूछा जाता है, ठीक है। सो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या कि पहली बार भारतीयों को शिक्षित करने के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार
को समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली इंडिया में बनी हुई थी उसको एंड कर दिया गया। लेकिन अभी भी चीन के साथ व्यापार हो या फिर चाय का व्यापार हो, इसके एकाधिकार को रखा गया। ये अभी भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के ही राइट में था। इसके अलावा इंग्लिश मिशनरी, इनको भारत में काम करने की परमिशन दी गई। कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया, यानी कि जो चीज़ रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू स्टार्ट हुई थी कि धीरे धीरे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका भी इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हुआ। सो उसी क्रम में ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए राजस्व अधिकार भी सौंपे गए। इसके बाद नेक्स्ट जो 1833 का चार्टर एक्ट था, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी कई सारी चीज़ें पूछी गई हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि अभी सबसे पहले क्या था, बंगाल में एक गवर्नर होता था, उसका नाम चेंज किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया। अब वो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू पूरे हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, और ये कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इस चार्टर एक्ट की धारा 87, इसके तहत कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश, वर्ण इसके आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। यानी कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, आपके बर्थ प्लेस के बेस पे हो, कौन सी कास्ट से हो, कौन सा क्लेन है, इस सब के थ्रू जो है मतलब आपको जो है डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता सरकारी सेवाओं के लिए। इस प्रकार नियुक्तियों के संबंध में भेदभाव को यहाँ पर समाप्त किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण यहाँ पर किया गया। इसके अलावा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, यानी कि जितने भी बिजनेस रिलेटेड उसके जॉब थे कंपनी के, वो सब कुछ यहाँ पर ले लिए गए उससे। अब सिर्फ वो जो था पॉलिटिकल जितने भी काम थे उनको ही देख सकती थी। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, जो कि चौथा सदस्य था लॉर्ड मैकाले के रूप में, उसको सम्मिलित किया गया। सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे हिंदुस्तान के लिए कानून बनाने का अधिकार जो था उसको भी प्रदान किया गया। 1853 इसके चार्टर एक्ट की बात करें तो विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण के लिए गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय या फिर केंद्रीय विधान परिषद इसके नाम से जाना गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ यहाँ पर हुआ 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शिक्षा संबंधी क्या कार्य रहे उनको देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया और वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज इसको यहाँ पर सपोर्ट किया। 1813 इसके चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, जो अभी हमने देखा था। इसके बाद 1823 में एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इसका गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। इस कमेटी में 10 यूरोपियन मेंबर्स थे। इन्हें एंग्लो और जो प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक इसमें शामिल थे। अगर हम बात करें आंग्ल शिक्षा समर्थकों के, तो उसके नेता जो थे वो कौन थे, आपके ट्रेवेलियन उसके नेता थे। और प्राच्य शिक्षा समर्थकों के नेता की बात करें तो H.T. प्रिंसिप ये उसके नेता थे, मतलब वो लीड कर रहे थे एक तरीके से। 7 मार्च 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें, इनका पूरा टेन्योर 1828 से 1835 तक रहा। तो 7 मार्च 1835 की बात करें तो लॉर्ड मैकाले इसके प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। ये पर्टिकुलर डेट भी यहाँ पर याद रख सकते हैं। और किसकी अनुशंसा पर ये किया गया, लॉर्ड मैकाले की। उस टाइम पर किसका टेन्योर था या फिर कौन यहाँ पर गवर्नर जनरल था, वो कौन थे, आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद चैप्टर 1 की पार्ट बी की बात करें, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। इसमें सबसे पहला है भारत शासन अधिनियम 1858। इसके द्वारा भारत शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। पहली चीज़, अभी ये 1857 का जो पूरा एक तरीके से वॉर हुआ था, फर्स्ट जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, या फिर हम कहें तो पहली बार जो क्रांति हुई थी आज़ादी के लिए 1857 की, तो उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर पूरी तरीके से हिला हुआ था
उनको समझ नहीं आता कि किस तरीके से क्या करें। तो एक चीज़ थी कि उनको यहाँ पर ये दिखाना था कि अब जो है हम बहुत अच्छे से गवर्नेंस करेंगे, हम बहुत अच्छे शासन चलाएंगे। उसी के लिए सब कुछ ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, कंपनी के हाथों से सारी चीज़ों को छीन लिया गया। गवर्नर जनरल को भारत का वॉयसराय, प्रथम वॉयसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। ये कहा जाने लगा जो अभी तक भारत का गवर्नर जनरल था वो अब क्या हो गया? भारत का वॉयसराय, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। भारत का राज्य सचिव पद जो था और उसकी सहायता के लिए एक परिषद को यहाँ पर गठित किया गया। भारत के राज्य सचिव पद को भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति दी गई और 15 सदस्यीय परिषद का यहाँ पर गठन किया गया, जिसका काम था वॉयसरॉय को सपोर्ट करना उसके कामों में। ठीक है, सो आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे कल और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देंगे। जाते जाते मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपने घटना चक्र की ये समरी PDF ली और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिया, सो पॉलिटी में 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। इस बात को मैं एकदम आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये ऐसे नोट्स घटना चक्र के आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे YouTube पर नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी ने नहीं बनाए होंगे। ठीक है, इससे बेटर नोट्स आपको शायद ही मिले। ठीक है, बाकी इट्स अप टू यू, आप किस तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, कैसे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर यह है कि समीक्षा अधिकारी का आपका एग्जाम निकले हर हालत में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली बेस पर इन वीडियोस को देखने के लिए।